नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का हमारा विषय है। हमारा जो 2000 टीजीटी जो टीजीटी बायोलॉजी था, जो टीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम था 2016 का, जिसका एग्ज़ाम जो था वो 2021 में पीजीटी एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले हुआ था। और इसका रिज़ल्ट पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लगभग 15 से 20 दिन बाद आया था। तो उसका ये मूल मेन जो है वो एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर, आपका जो मेन है वो पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपने देखा था। आज हम 30 से 60 क्वेश्चन तक आपके साथ चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट इसका, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो पीजीटी 2016 बायोलॉजी सॉल्व क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां इसके सारे वीडियो देख सकते हैं। तथा पीजीटी अभी ये टीजीटी 2016 के नाम से बना है, और ये पीजीटी 2021 के नाम से जो पेपर हमने पीजीटी 2021 का सॉल्व कराया है वो भी बना दिया गया। उसमें 4 वीडियो उपलब्ध हैं जिनको आप पूरा देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, तो कल क्वेश्चन ये तीसरा 30 नंबर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था। पेन लिया जाए रेड। चलिए, 30 नंबर जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कराया था कि मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्यूनिन प्राप्त किया था। एक्चुअली में इसके लिए क्यूनिन दवा दी जाती है, और वो दवा किससे प्राप्त की जाती है, तो हमने बताया था कि सिनकोना की छाल से। चूंकि ये क्वेश्चन हो चुका है, उसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा। पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ उपस्थित रहते हैं? RES होता है। फाइबर्स कहाँ उपस्थित होते हैं? तो पुरकिंजे फाइबर्स देखिए 2 जगह पाए जाते हैं। मेनली हम आपको बताते हैं 2 जगह पाए जाते हैं। एक तो ये ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और दूसरे हार्ट में पाए जाते हैं, हृदय में। मगर ब्रेन में जो है पुरकिंजे फाइबर की स्थिति अलग होती है। और जो मेनली अगर ये दोनों दिया हो तो दोनों लगाना है यही, और या तो फिर इसको हार्ट को सही करना है। क्योंकि जब हार्ट की संरचना आप देखेंगे, शायद हो सकता है हमारे पीछे आ रहा हो पुरकिंजे फाइबर, जैसे ये हृदय है, मुझे नहीं लग रहा हमारे पीछे आ रहा होगा, क्योंकि चित्र लिखते समय ये जैसे ये है, तो ये ऐसे नोड होता है। ये क्या होता है? ये ऐसे नोड होता है, ये ऐसे नोड होता है। और इस जगह एवी नोड पाया जाता है। कौन सा नोड पाया जाता है? एवी नोड पाया जाता है। एवी नोड से निकलता है, और इस तरह से कुछ फाइबर यहाँ फैले रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो फाइबर्स ये फैले रहते हैं, इन्हीं को पुरकिंजे, ध्यान रखिए, पुरकिंजे फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो ऑप्शन हार्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हार्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था जब हमने जोक आपको पढ़ा रहे थे, लीच जब पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था ब्रोटाइडियल टिश्यूज एक ऐसा है, एक तो ब्रोटाइडियल टिश्यूज, और हमने एक वर्ड यूज किया था इसके सेगमेंट टोटल। ये दोनों क्वेश्चन, लीच में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? तो 30 क्वेश्चन पाए जाते हैं, और जोक में से 33। और जोक में से ये क्वेश्चन जो 33 वाला बना था, ये पीजीटी 2021 में बना था। और यहाँ ब्रोटाइडियल टिश्यूज पूछ रहा है, तो हीरोडिनेरिया में ब्रोटाइडियल टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ये खास लक्षण है इसका। इसका क्या है? खास लक्षण है बोटाइडियल टिश्यूज का पाया जाना। तो कहता बोटाइडियल टिश्यूज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। किसका मुख्य लक्षण है? तो हीरोडिनेरिया का मुख्य लक्षण है बोटाइडियल टिश्यूज पाया जाना। ये 2016 में क्वेश्चन बना, और 2021 में पूछा था जोक में टोटल खंड कितने होते हैं? तो 33 खंड होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में अपनी वीडियो भी दिखाई थी। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर नोट्स परिवार के साथ, तो हमारा डॉक्टर नोट्स बायो का या बायोलॉजी का ऐप है। फटाफट बताएंगे। ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वहाँ 999 का एक बैच दिखाएगा टीजीटी पीजीटी के नाम से। और चूंकि ये नॉन प्रॉफिट संस्था है,
तो इसीलिए इतना सस्ता आपको दिखाई देगा। टीजीटी पीजीटी के लिए एक्चुअली में फीस इसकी 4,000 है, मगर ऑफर में ही रहता है ये। टीजीटी पीजीटी का 999 दिखाएगा और एक 899 का दिखाएगा। 899 वाला एलटी का बैच है जिसमें लगभग 95% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये वाला बैच 1 माह से लगातार चल रहा है। अगर आज आप ज्वाइन होते हैं तो जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं वो भी ऐप पर क्रम में लगी हैं, जो नई क्लासेस होंगी वो भी होंगी। और आपने पहले भी देखा कि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी कोई भी एग्जाम हो, 20 से 40 50 एक एक एग्जाम में इतना स्टूडेंट हुआ है, वो एक विश्वास के कारण हुआ है। इसके अलावा आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारे 9:30 से डेली हमारा डिस्कशन होता है। ये तो आपको क्लासेस जो लाइव क्लासेस मिलेंगी वो तो मिलेंगी ऐप पे, उसके अलावा रात में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध है, कोई भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो तुरंत जुड़ें अगर आप एक सीट अपने लिए चाहते हैं। चलिए हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगर हमसे आप कोई भी क्वेरी चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 94 52 920 508। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, इन सिंथेटिक ऑक्सीजन इज ए, एक ऑक्सीजन जो है एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, तो इनमें से कौन सा एक कृत्रिम ऑक्सीजन है? कृत्रिम ऑक्सीजन का मतलब जो आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया हो। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम रूप से बनाया गया हो। इनमें वो कौन सा ऑक्सीजन है? तो देखिए, इंडोल एस्टिक एसिड IAA के नाम से जानते हैं और इसे IBA के नाम से जानते हैं, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो IA देखिए इंग्लिश की तरफ लिखने लगते हैं क्योंकि हमारे पीठ के पीछे पता नहीं चलता हम कितना समझा गए, तो हम इंग्लिश में आपको बताते चलेंगे। समझाए इस पट्टी में, जो हम समझाएंगे इस पट्टी में, क्योंकि इस पट्टी में हम बोर्ड पे लिखते हैं तो कभी कभी हमारे पीठ के पीछे चल जाता है, तो वो पता नहीं चलता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है तो उससे पता नहीं चलता पीठ के पीछे हम क्या लिख गए। तो आर्टिफिशियल कहता है, तो इंडोल एस्टिक एसिड क्या है? नेचुरल, ध्यान रखिएगा, नेचुरल ऑक्सीजन है। क्या है? नेचुरल ऑक्सीजन है। इंडोल बेसिक भी नेचुरल ऑक्सीजन है, मगर नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो है, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड ऐसा ऑक्सीजन है जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ऑक्सीजन जो बनाया जाता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? सी नंबर। ऑक्सीजन मनुष्य के टॉयलेट में भी ऑक्सीजन आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा था द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, आप भी बताएंगे कंफ्यूजिंग क्यों था। कहता है द टेल ऑफ स्पर्म इज मेड फॉर द विच फॉलोइंग। कहता है जो स्पर्म की पूंछ होती है, जब आप स्पर्म देखते हैं, इधर बताते हैं हम आपको, स्पर्म ये ऐसा होता है ना, स्पर्म ये इस तरह से स्पर्म होता है। तो ये वाला भाग एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। ये भाग मिडिल पीस कहलाता है, मिडिल पीस, और ये वाला भाग टेल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेल। तो कहता है टेल किससे बनी होती है? तो एक्चुअली में जो टेल बनी होती है सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती है। किसमें बनी होती है? सूक्ष्म नलिका की बनी होती है। जब आप रस्तोगी की बुक पढ़ेंगे, रस्तोगी की एम्ब्रियोलॉजी की बुक पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। इसी आधार पर ये क्वेश्चन सही किया गया था। मगर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि पूंछ में सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं, तारक केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें ए भी क्वेश्चन सही था, माइक्रोट्यूब्यूल वाला, तारक केंद्रक भी सही था कि इसमें सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। तो सेंट्रियोल तो बिल्कुल उपस्थित होते हैं। तो अब ऑप्शन जो आयोग ने इन दोनों में से किसको माना? तो आयोग ने CD को माना था, सेंट्रियोल को सही माना था। तो इसका भाई आप कितने विद्वान हैं कोई मायने नहीं रखता, आयोग जो मानेगा वही आंसर आप अगर सही करेंगे तभी नंबर मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा जिरह नहीं कर सकते, क्योंकि किताबों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि किताबों में मैटर थोड़ा बहुत अलग होता है। ये निर्भर करता है कि आप किताब कौन पढ़ रहे हैं, हम कौन पढ़ रहे हैं, और एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किया है, जहाँ से उसने क्वेश्चन को लिया है, उठाया है, उसने किस किताब से लिया। जब एक और चीज़ होती है, जब क्वेश्चन लिया जाता है उसी समय उसका आंसर तैयार कर दिया जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन आंसर तुरंत तैयार होते हैं, ये नहीं कि बाद में आंसर। इधर क्वेश्चन बना, जहां से आपने लिया उसका वहीं से आंसर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकायदे बुक का रेफरेंस वगैरह भी वो रखते हैं कि हमने कहां से क्वेश्चन उठाया है। तो ये ऑप्शन था डी, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
सा निम्नीकरण प्रदूषक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। डिग्रेडेबल का मतलब होता है अपघटित होने वाला। अपघटित होने वाले का मतलब होता है अगर वो मतलब प्रकृति में है तो वो सड़ गल कर प्रकृति में मिल जाए। इस प्रकार का जो प्रदूषण होता है वो डिग्रेडेबल या अपघटक प्रदूषक होता है, और ये अच्छे प्रदूषक माने जाते हैं जो पृथ्वी में डिग्रेडेबल हो जाए। तो मरकरी कभी भी नष्ट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। ट्रेस एलिमेंट्स भी कभी खत्म नहीं होते हैं। स्टील तो आप सब जानते हैं पड़ी रहेगी तो सालों पड़ी रहेगी, मगर डोमेस्टिक जो सीवेज है, घर का जो घरेलू मलजल है या घर का जो गंदा पानी है, तो वो क्या गंदा जो निकलता है, मान लेते हैं अपने आलू के छिलके निकाले घर का पानी, तो वो क्या होता है, छिलके गंदगी जो घर की है वो कुछ समय बाद सड़कर नष्ट हो जाती है। तो वो कौन सा है डिग्रेडेबल, उसने कहा जो नष्ट हो जाता हो, तो डोमेस्टिक सीवेज है, घर का निकला हुआ घरेलू मलजल है जो आराम से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर कसाबकी चल बीजाणु जूस्पोर पाया जाता है। देखिए जब भी चतुर कसाबकी की बात आती है, ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी चतुर कसाबकी की बात आती है तो आपने जब यूलोथ्रिक्स पढ़ा होगा, यूलोथ्रिक्स एक्चुअली में ये आपको बीएससी की बुक में यूलोथ्रिक्स नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको इंटरमीडिएट की ओल्ड बुक में, जो इंटर की जो ओल्ड बुक होगी उसमें मिलेगा, क्योंकि उस समय यूलोथ्रिक्स रहता था। में भी मुझे लगता है कि स्पाइरो वगैरह के बारे में जरा से जानकारी, सब इंटर में भी इतना कम सिलेबस कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं है। इंटरमीडिएट में यूपी जो इंटरमीडिएट का जो सिलेबस रहता था, आप चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, बहुत ब्रॉड रहता था। अभी इंटरमीडिएट में क्या कर दिया है कि सिलेबस बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। तो इंटरमीडिएट में यूलोथ्रिक्स मिलता था, और तो यूलोथ्रिक्स में क्या था कि इस तरीके से 4 फ्लैजिला वाले जू स्पोर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्वाड्री फ्लैजिलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्री फ्लैजिलेट कहते हैं। तो ऑप्शन रहेगा यूलोथ्रिक्स। क्या रहेगा? यूलोथ्रिक्स। स्पाइरो वगैरह में कोई फ्लैजिला वाली स्टेज बनती नहीं है। वाल्वाक्स में क्या होता है कि बाई फ्लैजिलेट होते हैं, जू स्पोर और गैमीट दोनों। नॉस्टॉक में क्या है, साइनोफाइसी का सदस्य है। कैसा है? साइनोफाइसी का सदस्य है। और जो क्या होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती ही नहीं है, और नॉन फ्लैजिलेट स्टेज होता है। इनमें किसी भी अवस्था में नॉस्टॉक में फ्लैजिला अवस्था नहीं बनती है। तो कहाँ बन रही है? वॉल्वॉक्स में बन रही है, जिसमें केवल 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक यूलोथ्रिक्स है जिसमें 4 क्वाड्री फ्लैजिलेट स्टेज आती है। अब आता है पाइनस का बीजांडी सल्क हिस्सा है। द ओवलीफेरस स्केल्स ऑफ पाइनस इज पार्ट ऑफ। ये क्वेश्चन बना था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ बना था? तो एलटी 2018 में पूछा था कि ओवलीफेरस स्केल किससे विकसित होता है। ये क्वेश्चन पूछा था, ओवलीफेरस स्केल कहाँ से विकसित होता है। एलटी 2018 में सेम क्वेश्चन उठाया था। यहां उसने क्या पूछा है? यहां पूछा ओवलीफेरस स्केल पाइनस इज पार्ट ऑफ, किसका हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा होते हैं? तो हम आपको बता दें, ये मेगा स्पोरोफिल का हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होता है? मेगा स्पोरोफिल का हिस्सा होते हैं। जब आप इस तरीके से, ये जैसे मान लो रेकिस है, इसमें इस तरीके से संरचना आप यहाँ देखेंगे ऐसे लगी रहती है, और यहाँ ये ऐसे करके ओव्यूल पाए जाते हैं ऐसे। तो यहाँ स्केल नुमा संरचना ये पाई जाती है, जिसे ओवलीफेरस स्केल के नाम से जानते हैं। तो कहाँ देखने को मिलते हैं? मेगा स्पोरोफिल में देखने को मिलते हैं। देखिए मेगा स्पोरोफिल किसको उत्पन्न करता है? मेगा स्पोरोफिल। तो ये उत्पन्न करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, फीमेल रिप्रोडक्टिव। और माइक्रोस्पोरोफिल किसको उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, यानी नर जननांग को उत्पन्न करता है। ये मादा जननांग को उत्पन्न करता है। इनकी खास बात है, इनमें जो अलग अलग होते हैं, मेल जो कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। डॉर्फ सूट इनमें बिल्कुल, टहनी जो पाई जाती है इसमें लॉन्ग सूट और डॉर्फ सूट दोनों पाई जाती हैं। ओव्यूल तो इसी में पाया जाता है, किसमें? मेगा स्पोरोफिल में। तो ऑप्शन चूंकि उसने ओवल्यूफेरस स्केल से पूछा तो मेगा स्पोरोफिल बिल्कुल सही होगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इंडोथीलियम इससे संबंधित है। इंडोथीलियम बिल्कुल नया टॉपिक था, और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इनर मोस्ट इंटूगमेंट ऑफ द ओव्यूल। किससे संबंधित है? इनर मोस्ट इंटूगमेंट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल बिल्कुल अलग क्वेश्चन था। ओव्यूल का जो इनर मोस्ट इंटूगमेंट होता है, आंतरिक वाला इंटूगमेंट, अगर ओव्यूल आपने देखा होगा
ये इस तरह से ओव्यूल होता है, ये देखा होगा, ये ओव्यूल होता है। तो ये इनर वाला इंटीगुमेंट का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम बोलते हैं। तो इसी का इनर मोस्ट पार्ट होता है इंडोथेलियम। तो ऑप्शन इसका ए सही है। क्या होता है, इंडोथेलियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, टीएच मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिक कार्यों के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया। टीएच मॉर्गन यूज द विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट हिज वर्क ऑन द जेनेटिक्स। सबसे ज्यादा टीएच मॉर्गन ने किस में किया था, ड्रोसोफिला में। किस में किया था, ड्रोसोफिला में किया था। और जेनेटिक्स में जो सबसे ज्यादा कार्य हुआ प्लांट में, तो वो प्लांट में काम हुआ था किस पे, न्यूरोस्पोरा में। कहाँ हुआ था, न्यूरोस्पोरा में सबसे ज्यादा काम हुआ। इसीलिए न्यूरोस्पोरो को दूसरे किस नाम से जानते हैं, थोड़ा ऊपर कर लें, हमारे पीछे है। न्यूरोस्पोरो को जानते हैं द ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। किसके नाम से जानते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। किसको, किंगडम, किसको जानते हैं, तो न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहा जाता है। एक तो ड्रोसोफिला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा काम किया गया, मगर सेकेंड नंबर पे न्यूरोस्पोरा में जेनेटिक्स लेवल पे बहुत काम हुआ, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसको रेड फंगस भी बोलते हैं, रेड ब्रेड फंगस शायद बोलते हैं, रेड ब्रेड फंगस। अब मुझे याद नहीं आ रहा, ये कंफ्यूज हो गया। इसको रेड फंगस या कुछ इसी तरह से इसका बड़ा अच्छा नाम देते हैं, अब दिमाग से ये स्लिप हो गया। न्यूरोस्पोरा को रेड फंगस या रेड ब्रेड फंगस ऐसे किसी नाम से जानते हैं। रेड शायद शब्द लगा है, अब आप इसको बुक में एक बार देख लीजिएगा। अब दिमाग में स्लिप हो गया था, होने के बाद ये स्लिप हो गया। तो और ये अब हमारे पास चूंकि जहाँ मैं रूम रहता हूँ, जहाँ जॉब है वहाँ रूम पे रहता हूँ, वहाँ सिंह पांडे जैन की अंग्रेजी की बुक में न्यूरोस्पोरा दिया है, हिंदी वाली बुक में नहीं है। और उसी के बिल्कुल न्यूरोस्पोरा के साइड में ही लिखा हुआ है, रेड फंगस लिखा हो या रेड ब्रेड फंगस लिखा हो, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। पाइजम सटाइवम पे किसने काम किया था, तो पाइजम सटाइवम पे जो काम किया था वो किया था मेंडल ने, ठीक है। और ऑर्निथेरा लैमर्कियाना पे किसने काम किया था, तो ऑर्निथेरा पे किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ह्यूगो डी ब्रीज वाला। तो हमने सब बता दिया, क्योंकि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम किया था तो उतना ही चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ। तो पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एंजाइम कौन पाया जाता है, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एंजाइम आरयूबीपी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सिंपल सी बात है, जब क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है तो सबसे मात्रा ज्यादा किसकी होगी, आरयूबीपी की। सबसे मात्रा ज्यादा क्लोरोप्लास्ट के आरयूबीपी में होगी, क्लोरोप्लास्ट में। हेक्सोकाइनेस कहाँ देखने को मिलता है, तो हेक्सोकाइनेस साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ये काम कहाँ करता है, तो हम आपको बता दें कि जब हम लोग चलेंगे ग्लाइकोलिसिस में, तब ये काम इसका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता है, ये कहलाते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर द का। जो होमोलोगस अंग होते हैं या संरचनाएं होती जिनकी उत्पत्ति समान होती है मगर कार्यों में भिन्नता होती है, होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो नो क्लियर फंक्शन, जब क्लियर ना हो तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेस्टिजियल अंग कहलाते हैं। जो ऐसे होमोलोगस अंग जो स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, कोई उनका कार्य नहीं होता है, तो और क्या होता है वेस्टिजियल अवशेषी अंग क्या होते हैं, वो अंग आपने बुक में भी पढ़ा है कि वो अंग कौन से अंग, तो आपने पढ़ा है वो अंग जो हमारे शरीर में डेवलप होते हैं, उपस्थित होते हैं, मगर उनके कार्य मतलब स्पष्ट नहीं होते हैं। ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं, जैसे कि अक्लदाल है और वर्मीफार अपेंडिक्स है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, कान की जो मसल्स हैं ये वगैरह है, एब्डोमेन मसल्स हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये प्रायः अवशेषी अंग के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, ध्यान रखिए, एसेक्सुअल स्पोर से यानी अलैंगिक स्पोर प्रायः किसमें
नहीं देखने को मिलते हैं। अलैंगिक स्पोर प्राय किस में देखने को नहीं मिलते हैं? तो पाइथियम, एल्ब्यूगो, राइजोपस किस में नहीं देखने को मिलते हैं? तो एगेरिकस में अलैंगिक स्पोर जनरली नॉट फाउंड। इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दिखाई देता है, अलैंगिक जनन दिखाई नहीं देता है। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? एगेरिकस। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड इन, किस में नहीं पाए जाते हैं? तो एगेरिकस में देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ये होगा। एगेरिकस क्या करते हैं? ये भोजन के रूप में इस कवक का प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में इस कवक का प्रयोग करते हैं। पाइथियम से क्या होता है? तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, ध्यान रखिएगा। एल्ब्यूगो से क्या होता है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। क्या होता है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। राइजोपस क्या है? राइजोपस कैसी होती है? सैप्रोफिटिक जाति है, मृतोपजीवी है, सैप्रोफिटिक जाति है, और जो क्या करती है? सड़े गले मृत पदार्थों पर उपस्थित। इसे ब्रेड फंगस के भी नाम से जानते हैं, ब्रेड फंगस के भी नाम से जानते हैं, ब्रेड फंगस के नाम से इसको जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू द डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट टू सिक्रीट आउटसाइड द सेल का कार्य है। उसने पूछा का कार्य है, किसका कार्य है? का मुख्य कार्य द्रव में संवेशित अंतर कोशिकी लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना, किसका मुख्य कार्य है? तो ये गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है, इस तरह का, जो एक जगह से पदार्थों को दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। और लाइसोसोम तो आप जानते हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं या सुसाइडल बैग कहते हैं। आत्महत्या की हत्या की सॉरी क्या लिख रहे हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। और इसमें अक्सर पूछ देता कौन से एंजाइम भरे रहते हैं? तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे रहते हैं। कौन से भरे रहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और खुदरी अंतर्जैवी जालिका दो प्रकार की होती हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ में क्या होता है? रफ में ऊपर, हमारे पीछे दिख रहा है, चलो ऊपर कर लेते हैं। रफ में ऊपर इनके क्या पाया जाता है? तो इन पे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। ये प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्रावित करने में मदद करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। हमने सब कुछ बता दिया है। तो ऑप्शन चूंकि गोल्जी बॉडी था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच डे? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंथम हुकर का कोहर्ट आज के समकक्ष, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था, न्यू क्वेश्चन था, रट के रखिएगा, ये हर एग्जाम में अब आपको देखने को मिलेगा। एक बार आ गया तो समझ लो देखने को मिलेगा। बेंथम हुकर ने कोहर्ट आज के समकक्ष किसको रखा? और ये मुझे लगता है कि आपको अगर मिलेगा तो सिंह उसमें ये आपको मटेरियल जो मिलेगा कोहर्ट वाला, तो बुक में तो मुझे लगता है शायद कोई बुक हो जिसमें दिखा। मैं पहली बार इसको ही देखा था, मगर आंसर सही गया था, अंदाज से बिल्कुल सही गया था, अंदाज लगा के। तो कोहर्ट, फिर बाद में कोहर्ट बेंथम होकर इज द इक्विवेलेंट प्रेजेंट डे किसको माना था? समकक्ष किसके था? तो ये ऑर्डर के समकक्ष था। किसके समकक्ष था? ऑर्डर के। तो जो बेंथम हुकर ने कोहर्ट शब्द यूज किया था वो ऑर्डर के समकक्ष था। तो ऑप्शन इसको लगा लेंगे, ऑर्डर के समकक्ष था। और बिल्कुल ये शायद किसी बुक में नहीं दिया होगा, दिया होगा तो हो सकता है आपके पास जो बुक हो उसमें हो, हमारे पास जो बुकें हैं उसमें तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं? देखिए रेंडियर मॉस, मॉस सबसे आप ब्रायोफाइट में चले जाएंगे, ब्रायोफाइट्स में, जबकि ये गलत है, ब्रायोफाइट्स में चले जाएंगे और ये गलत है। ये रेंडियर मॉस एक्चुअली में लाइकेन है। क्या है? लाइकेन की बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सा लाइकेन है जिसे रेंडियर मॉस बोलते हैं? तो क्लेडोनिया रेंगीफेरा जो है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम, इस लाइकेन को हम रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? क्लेडोनिया रेंगीफेरा को प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये लाइकेन है जिसे रेंडियर मास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
बताइएगा। तो मोनोसैकेराइड बिल्कुल फ्रक्टोज है, पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज है, डाइसैकेराइड ग्लैक्टोज ये सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या सुमेलित नहीं है? सी नंबर, डाइसैकेराइड ग्लैक्टोज ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, नर मच्छर के मुखांग निम्न में से कौन सा होता है? देखिए, माउथ पार्ट ऑफ द मेल मॉस्किटोज नॉट है, क्या नहीं पाया जाता है? तो ये जो पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो मेल मच्छर होते हैं उनमें वो रक्त को नहीं चूसते, पहले तो समझ लीजिए, ये रक्त को चूसते नहीं हैं। तो जब नहीं चूसते हैं तो ये क्या करते हैं? ये फूलों के मकरंद आदि को लेते हैं, फूलों के मकरंद आदि को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब चूसेंगे नहीं तो इसका मतलब ये मादाएं सिर्फ काटती और रक्त चूसती हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? मैंडिबल्स का अभाव होगा। किसका अभाव होगा? मैंडिबल्स का। ये तो पहला ही है, जब ये किसी को काटता नहीं तो मैंडिबल्स नहीं पाई जाएगी, और इसी से पता चलेगा। और बकाया तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या है मैंडिबल्स? मैग्जिलरी का तो पता नहीं था, मगर मैंडिबल्स से क्वेश्चन ये पकड़ में आया कि यही आंसर सही है, और कहीं मैंडिबल्स दिया नहीं था, तो ऑप्शन ए ही सही है। कौन? मैग्जिली और मैंडिबल्स प्राय नर मच्छर में नहीं पाए जाते, ये केवल मादा में पाए जाते हैं। क्योंकि उसने नर शब्द यूज किया है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। बड़ा अच्छे क्वेश्चन आए थे और बहुत अच्छा था, और जिसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था या जो एग्जाम दिया था वो टॉप 10 में था। टॉप के 10 में उसका सिलेक्शन होता। उसका सिलेक्शन कहाँ होता? टॉप 10 में होता। मगर उस बंदे ने इसका इंटरव्यू नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उसका 2021 पीजीटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड था। टीजीटी 2021 में ऑलरेडी फर्रुखाबाद मिला था जनरल में, और सिलेक्शन जो पीजीटी में हो चुका था, 2 में हो ही चुका था, तो तीसरा इस वजह से इसने छोड़ा था। मतलब इसके क्वेश्चंस इन दोनों एग्जामों से 2016 में ज़्यादा थे, मगर उसने छोड़ा क्यों था? तो उसका ये था कि वो पहले पीजीटी ज्वाइन कर चुका था, तो उसने सोचा कि फालतू में एक सीट बर्बाद करेंगे, और जब हमें लेना ही नहीं है, हम ऑलरेडी लेक्चरर पोस्ट ले चुके हैं, तो एक सीट छोड़ दो। तो उस बंदे ने इंटरव्यू दिया ही नहीं था। इंटरव्यू में बाकायदे उसका नाम आया था, और उसने वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं था इंटरव्यू, और वो एक सीट अपने दूसरे मित्रों को दे दी थी, जिससे वो सिलेक्ट हो, जॉब पाए। चलिए, लीफ कर्ल। अब आता है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। देखिए, कर्ल शब्द जहां आए समझ लो अक्सर ये वायरस से ही होता है। तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो लीफ कर्ल ऑफ पपाया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो अभी हमने बताया कि ये किससे होती है? वायरस के द्वारा होती है, जिसे हम विषाणु बोलते हैं, या विषाणु के द्वारा होती है। तो ऑप्शन ये तो पहले ही सही था। अब आता है विच इज ए लाइकेन, इनमें से कौन सा लाइकेन है? तो ध्यान रखिएगा, पीट मास किसे बोलते हैं? तो पीट मास इस फैगनम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसमें बॉग मास भी इस फैगनम को बोलते हैं। टर्फ मास, आइसलैंड मार्क, आइसलैंड जो मास होता है ये लाइकेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइकेन को। आइसलैंड मास जो होता है ये प्राय लाइकेन को यूज करते हैं, आइसलैंड मास। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज पत्री जिसके तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। यही कल हमने कह रहे थे कि किसी में असंगत द्वितीयक वृद्धि। एक बीज पत्री जिसके तने में, देखिए जो एक बीज पत्री होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, मगर ड्रेसिना और यक्का ऐसे पौधे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऑप्शन यही सही होगा। कौन सा? ड्रेसिना, जिसमें क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन था। विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है, इवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज। हम जो इवोल्यूशन है, जय विकास, तो सरलता से जटिलता की ओर होने वाले विकास को जय विकास कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था? तो ये था संशोधन युक्त संतानें, डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। क्या है? डिसेंट इज द मॉडिफिकेशन। ये पिल्लई में पॉइंट सेम टू सेम लिखा है, पिल्लई की बुक में। ध्यान रखिए, मेडिकल की जो पिल्लई की बुक है उसमें डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, इवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज द डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, संशोधन युक्त संतानें, बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट्स लिखा है। तो हम आपको किताब भी बताते चलना है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप पढ़ेंगे, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम भी कुछ अननोन हो और बस यूट्यूब चलाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम ढेर सारे दिए, सफल हुए कई बहुत सारे एग्ज़ामों में। तो
वो अनुभव है आपके साथ लगातार, जो हमारे परिवार से मित्र सेलेक्ट हुए हैं, तो किताबें कहाँ से क्वेश्चन बना, किस बुक में है, इसका आंसर किस बुक में, तो ये सब तुरंत पता रहता है। चलिए, तो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, विकास सर्वोत्तम परिभाषा क्या, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। खाद्य जाल में लकड़, बग्घा और गिद्ध क्या है? ये क्वेश्चन अभी कल हम आपको इकोलॉजी पढ़ा रहे थे। कल हम इकोलॉजी की क्लास ऐप पर जो क्लासेज आती हैं, ऐप की क्लास परसों शायद ले रहे थे इकोलॉजी। हमने कहा था कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्क्वेंजर्स कौन से होते हैं, लकड़, बग्घा और गिद्ध। तो हमने कहा था कि स्क्वेंजर्स हैं, लकड़, बग्घा और गिद्ध दोनों स्क्वेंजर्स हैं। और यही देखिए, हमने वही क्वेश्चन जो कल बता रहे थे कि पूछा गया है, वही स्क्वेंजर्स हैं। ये क्या करते हैं? गंदे पदार्थों की सफाई का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सिर्फ मृत जीवों को खाते हैं, स्वयं उस जीव को मृत नहीं, मारते नहीं है, मगर उस मृत जीव को खाते हैं। तो ये अपमार्जक में आते हैं, स्क्वेंजर्स में आते हैं। ये हमने अभी कल ही आपको क्लास ली थी, हमने ये भी आपको कल बताया था कि ये 21 में या 16 में एग्जाम में क्वेश्चन बना है, जब ये पॉइंट्स हम आपको पढ़ा रहे थे। और यही यहाँ देखने को आपको मिलेगा। कहाँ तक हुआ? यहाँ तो पेपर कुछ गड़बड़ हुआ। 53, 54, वो हमें लगता है एक्स्ट्रा स्कैन हुआ है बिना जानकारी में। चलिए, पॉलीटीन की खोज निम्न में से किसने की थी? तो पॉलीटीन की खोज का श्रेय, देखिए, दो प्रकार के जी, तो इसमें ऑप्शन क्या था? हमने कहा था जो जियांट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जियांट क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दो होते हैं, लैम्ब्रुस और एक होता है पॉलीटीन। ये दो प्रकार के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? ईजी बाल्बियानी ने की थी। किसने की थी? ईजी बाल्बियानी ने। तो यही वाला ऑप्शन हम सही करेंगे। रक्त विद्युत तटस्थता बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इन ब्लड इन द मेंटेन्ड बाय, तो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो हैम्बर्ग, आपने फिनोमिना पढ़ा होगा, जिसे क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये आप जब बुक पढ़ेंगे, वो चाहे रमेश गुप्ता पढ़ें जूलॉजी में, फिजियोलॉजी में, या फिर रस्तोगी पब्लिकेशन की रस्तोगी की बुक पढ़ें बीएससी में, या फिर आप अन्य राइटर्स की प्लांट फिजियोलॉजी बुक पढ़ें, वहाँ क्लोराइड शिफ्ट दिया है, जिसे हैम्बर्ग फिनोमिना के नाम से जानते हैं। और उससे वो क्या करता है कि ब्लड में मेंटेन रखता है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को। तो ऑप्शन इसका यही वाला सही रहेगा, हैम्बर्ग फिनोमिना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? अपराइट का मतलब हरदम सीधा। ये बहुत क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था लोगों का। उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड। उसने नहीं दिया था कि सदा सीधा पिरामिड पाया जाता है, उसने ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया था। उसने कहा था किस में अपराइट पिरामिड। तो ये तो अपराइट पिरामिड ऊर्जा में भी देखने को मिलता है, अपराइट पिरामिड आपको बायोमास में भी देखने को मिलता है। तो यही लोग कंफ्यूज हो गए थे। फिर लास्ट में जो सही किया गया था वो तो ऊर्जा को किया गया था इसी बेस पर, क्योंकि सब अलग अलग दिए थे, मगर उसमें फिर आयोग ने ऊर्जा को ही सही माना था। ध्यान रखिएगा, किसको सही माना था? ऊर्जा को ही सही माना गया था। निम्नलिखित किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? एक्चुअली में इसमें ऑप्शन ऑल द एबव भी हो सकता था, मगर ऊर्जा को लगाया भी गया था और ऊर्जा को आयोग ने भी सही माना गया था। और ये ही देखिए, यही सेम क्वेश्चन, आप मजाक मान रहे होंगे, हम जब 2016 का 2021 का पीजीटी वाला सॉल्व करा रहे थे, 2021 का सेम क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। और हमने भी अपनी क्लास में बार बार स्टार लगा कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन आया भी, और 2 एग्जाम में आया। आप हमारे जो वो है ऐप पर क्लासेस जो चलती हैं, उसमें से चूंकि ऐप पर जो क्लासेस होती हैं वो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाती है। तो जो मित्र जैसे आज भी जुड़ेंगे, आज जैसे आप जुड़ते हैं, तो जितनी भी हमने क्लासेस ली हैं वो सारी क्लासेस क्रम से लगी मिलेंगी। और हम बहुत डीप ब्रॉड नहीं पढ़ाते हैं। यूट्यूब की बात अलग है, और हम अपने ऐप पर डीप नहीं पढ़ाते हैं। हम सिर्फ टारगेट ये होता है कि आप उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम के लिए जरूरी हो। पहले भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया हम बहुत विद्वान बनाने नहीं आए, हम आपको बायोलॉजी का मर्मज्ञ ज्ञाता नहीं बनाने वाले हैं। हम सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सीट लेके निकल लें बस। और आप अब जब जॉब ले लें तो खूब मर्मज्ञ ज्ञाता के बाद बायोलॉजी में आप बिल्कुल मतलब अपने आप को परफेक्ट साबित कर लीजिए। ये केवल जॉब की हम लोग कोशिश करते हैं कि जॉब लग जाए, ना कि आपको बायोलॉजी आने लगे। ये प्रयास नहीं करते कि बहुत आप बायोलॉजी में अपने आप को बुद्धिमान करें। हम ये चाहते हैं बस बायोलॉजी में एक सीट आपको मिले,
बहुत टेक्निकल पढ़ाया जाता है। तो पेडिसेली का काम क्या होता है, क्लीनाइजिंग का काम होता है, क्लीनाइज करना, सफाई करना। हमने आपको नोट्स में बताया था कि इसका काम होता है सफाई करना, और क्या होता है क्लीनाइजिंग वन सफाई करना या उपमार्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रामस्तिष्क मलेरिया का कारण, द कॉज ऑफ सेरेब्रल। देखिए सेरेब्रल जब मलेरिया आ जाए तो समझ लेना फैल्सीफेरम है, क्योंकि घातक, बहुत फैल्सीफेरम जो होता है सबसे घातक होता है। तो वही आंसर भी सही था, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सेरेब्रल मलेरिया जो होता है। और पूछ देगा सबसे घातक कौन होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से जो मलेरिया होता है सेरेब्रल, वो सबसे घातक माना जाता है। मार्केंसिया के इलेटर होते हैं, इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया, ब्रैफाइट से क्वेश्चन था। मार्केंसिया के इलेटर हरदम होते कैसे हैं, तो ये हरदम डिप्लॉयड होते हैं। ध्यान रखिएगा ये किससे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि ये स्पोरोफाइट से ही बनते हैं, स्पोरोफाइट से ही बनते हैं। तो ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। और रिक्सिया में इलेटर्स पाए नहीं जाते, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है स्यूडो इलेटर किस में पाए जाते हैं, स्यूडो इलेटर किस में पाए जाते हैं, तो एंथोसिरोस में पाए जाते हैं, एंथोसिरोस। आप फिर इसके लिए आप हमारी क्लासेस में रहिएगा, सारे इलेटर्स आपको बताए जाएंगे। जीनोफोर नाम है, जीनोफोर नाम बैक्टीरिया में दिया गया था, किस में दिया गया था, बैक्टीरिया में। पहली बात समझ लो, किसको दिया गया था, बैक्टीरिया के डीएनए को जीनोफोर कहते हैं। और जीनोफोर जो ये शब्द है कहाँ गया, जीनोफोर, ये आपको सिंह पांडे जैन की, सिंह पांडे जैन की जो बुक है उसमें जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का जब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड पढ़ेंगे, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वहीं जीनोफोर शब्द साफ साफ लिखा गया है। हमने आपको बता दिया ये शब्द मिलेगा। तो बैक्टीरिया के डीएनए को जीनोफोर शब्द दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 61 वाला क्वेश्चन बड़ा रोचक है, और 61 वाला क्वेश्चन इतना रोचक है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एनसीईआरटी में आंसर कुछ दिया है, एनसीईआरटी में, और कोटपाल की बुक ने अलग आंसर दिया था, और कोटपाल वाली बुक का आंसर इन्होंने माना था, एनसीईआरटी का ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 61 बड़ा रोचक है। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा। कल क्लास जब हम वीडियो इसकी बनाएंगे, आपके लिए क्लास इसका ऑनलाइन करेंगे पेपर सॉल्व का, तब ये दिखाई देगी। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ नमस्कार।